जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का हम इस YouTube चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र दोस्तों 2023-24 जो कि विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है दोस्तों, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए और पूर्णांक जो है वो 75 अंक का होगा। दोस्तों इसमें कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, या जो है तो उसके अलावा और भी आप निर्देश देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर जो है तो 1 अंक निर्धारित है, जिसके कुल अंक जो है तो 30 हैं। ठीक है, जो है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो 1 से 5 नंबर तक प्रश्न में रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में 6 प्रश्न रहेंगे, जो कि प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसलिए कहा जाए तो 5 प्रश्नों में 30 प्रश्न कहला जाते हैं और उन 30 प्रश्नों के लिए 30 अंक निर्धारित हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला जो निर्देश है वो है कि 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प यानी कि अथवा दिए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 6 से 17 तक कुल प्रश्न जो है तो 12 प्रश्न है 6 से 17 तक। ठीक है, अब प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है तो 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, और 18 से 20 तक में जो है तो कुल 3 प्रश्न है जिनके लिए जो है तो 3 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 21 से जो है तो 23 तक कुल 3 प्रश्न हैं जिसके लिए 4 अंक निर्धारित है। मतलब आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों वो 2 नंबर के भी हैं, 3 के भी हैं और 4 नंबर के भी हैं। ठीक है, 3-3 प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, 3 प्रश्न 12 प्रश्न आपके 2 नंबर के रहेंगे, 3 प्रश्न आपके जो है तो 3 नंबर के रहेंगे और 3 प्रश्न आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहला प्रश्न शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है वो किस प्रकार से था। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है दोस्तों सही विकल्प का, वो है कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति जो है तो कब आरंभ हुई थी, तो 1789 में हुई थी दोस्तों, है ना। इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 1780, 1890, 1789, 1690। लेकिन इसमें हमारा जो सही है दोस्तों वो है ग नंबर ऑप्शन 1789। दोस्तों क्रांति का मतलब क्या होता है, तो क्रांति का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है तो बदलाव आ जाना, जिससे जो है तो पूरे फ्रांस में जो है तो बहुत बड़ा बदलाव आना ही जो है तो फ्रांस की क्रांति कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो अगला प्रश्न है दोस्तों बहुविकल्प का, वो है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो कब लड़ा गया था, इसमें से 4 ऑप्शन है। 1914 से 18 में लड़ा गया, 1939 से 1945 में लड़ा गया और 1942 से 1947 में और 1885 से 1890। तो कब लड़ा गया था दोस्तों, तो इसका जो हमारा का नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 1914 से 1918 के बीच में जो है तो लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, क्योंकि 1939 से 45 के बीच में तो द्वितीय लड़ा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था कब, 1914 से 1918 के बीच। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। देश का जो है तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इनमें हमें 4 ऑप्शन है। दादर और नागर हवेली या पांडुचेरी या अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला हमारा है कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो भारत में कितने द्वीप समूह हैं दोस्तों, इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 5, 4, 3 और 2। तो कितने हैं निकोबार द्वीप समूह, तो भारत में जो द्वीप समूह हैं वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है कि कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है। लोकतंत्र
लोकतंत्र की है। लोकतंत्र का मतलब समझते हैं दोस्तों क्या होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक यानी जनता, तंत्र यानी समूह, यानी कि लोगों का समूह ही क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है। ठीक है, इनमें 4 ऑप्शन है। असमानता है, व्यक्तिवादिता है, शोषण है, स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें से घ नंबर ऑप्शन स्वतंत्रता सही हो जाएगा। लोकतंत्र की अवधारणा है स्वतंत्रता, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र ही होता है। ठीक है, अपना नेता चुनने के लिए। अगला है कि पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते हैं। ठीक है, पालमपुर एक गांव है जहां पे विभिन्न भिन्न जातियों के लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो कितने परिवार रह रहे हैं, ऑप्शन है 450 परिवार, 400 परिवार, 350 परिवार और 300 परिवार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसमें से का नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जा रहा है दोस्तों, 450 परिवार। पालमपुर में कितने परिवार रह रहे हैं, विभिन्न जनजातियों के 450 परिवार रह रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की मुद्रा जिसे 1974 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा खाली स्थान जिसे 1974 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो कौन सी थी, तो वो कौन सी थी दोस्तों, तो वो था लिब्से। कौन सी थी, लिब्से, लिब्से, लिब्से थी। ठीक है, अगला है कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सी ग्रंथ की रचना की थी, तो दास कैपिटल, दास कैपिटल की ग्रंथ की रचना की थी। दास कैपिटल, दास कैपिटल की ग्रंथ, दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, खालिस्तान खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। अगला है उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना है, तो यह जो है कौन सी मृदा से बना है, तो जलोढ़ मृदा से बना है। कौन सी, जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा रिक्त स्थान का अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द खाली स्थान से बना है। तो जो डेमोक्रेसी है वो किससे बना है दोस्तों, वह डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है, डेमोक्रेसिया। ठीक है, डेमोक्रेसिया से बना है, डेमोक्रेसिया से बना। अगला है कि कृषि एवं मछली पालन खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, पूंजी से। ठीक है, किससे संबंधित है, पूंजी से संबंधित है, क्योंकि अगर पूंजी नहीं होगी तो लोग ना ही कृषि कर पाएंगे और ना ही मछली पालन कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों प्राथमिक क्रियाकलाप हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलाप वो कर ही नहीं पाएंगे अगर पूंजी नहीं होगी तो। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के संदर्भ में टाइगर चर्च द्वारा प्रतिपादित कर था। कौन सा कर था, ठीक है, मतलब प्रतिपादित वाला कर। ठीक है, तो प्रतिपादित कर था कि नहीं था, ठीक है, तो ये था, सही है। ठीक है, फ्रांस के द्वारा संदर्भ में टाइगर चर्च द्वारा प्रतिपादित कर था। ठीक है, अगला है कि अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। ठीक है, अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। ठीक है, तो ये नहीं दिया था, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। जो भारतीय भूखंड है वह एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है, भारतीय भूखंड ये सही है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, जो उत्तर के मैदान हैं तो नहीं है, ये अन्न के भंडार नहीं है, पूरी तरह से बंजर क्षेत्र हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान करता है। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान करता है, सही बात है, नागरिकों का सम्मान वो करता है। ठीक है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, यह भी सही है। मक्का का यूज जो है तो बेचने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इतना सारा मक्का यूज कौन करेगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि सकुलांत का अर्थ है। सकुलांत का अर्थ क्या हो जाएगा,
बिना घुटने वाले, ठीक है, बिना घुटने वाले ये हो जाएगा। गुप्तचर पुलिस ये क्या हो जाएगी दोस्तों, गुप्तचर पुलिस तो ये हो जाएगा चेका। गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जाना जाता था, चेका के नाम से, ठीक है। और कन्याकुमारी क्या हो जाएगी, कन्याकुमारी हो जाएगी तमिलनाडु। तमिलनाडु को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा असम, ठीक है। चीन, चीन का क्या हो जाएगा, चीन का हो जाएगा जो है तो राष्ट्रीय जन आंदोलन, चीन का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 3 का खा है, तो 3 का तो जो है तो खा हो गया। ये असम किसका है, तो असम हो जाएगा जो है गा नंबर हो जाएगा चौथे का, ठीक है। यहाँ पे ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे है ये 5वां चीन, चीन का क्या हो जाएगा, चीन का हो जाएगा ये, ठीक है। और एक बचा रबी यानी कि गेहूं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। जैसे लुई सुलाहवे को मृत्युदंड कब दिया गया था, ठीक है, तो 1793 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1793 में, ठीक है, 1793 में दिया गया था लुई सुलाहवे को मृत्युदंड। जार द्वारा कब पदत्याग किया गया था, तो 2 मार्च, कब किया गया था, 2 मार्च को किया गया था, 2 मार्च को जो है तो जार ने अपना पद छोड़ दिया था। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, हमारा जो चौथा है क्वेश्चन वो है कि दक्षिण भारत का पठार किस आकार का भूभाग है, ठीक है। तो किस आकार का है दक्षिण भारत का जो पठार है वह त्रिभुजाकार रूप में है। किसमें है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार रूप में है, ठीक है। अगला है कि यूनानी में क्रेसिया का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यूनान में क्रेसिया का अर्थ है शासन, क्या है, शासन, क्रेसिया का अर्थ शासन है, ठीक है। अगला है कि पालमपुर में मुख्य कार्य क्या है, पालमपुर में मुख्य कार्य है कृषि, क्या है, कृषि, कृषि करना जो है तो प्रमुख कार्य है, कृषि या खेती उसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि कॉन्वेंट का जो है तो क्या आशय है। दोस्तों यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से हमारे जो वस्तुनिष्ठ है वो खत्म होते हैं, 1 नंबर के सारे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 चालू हो रहा है ये होगा अति लघुत्तरीय का, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 तक चलेगा दोस्तों, ठीक है। 2-2 नंबर के हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि कॉन्वेंट का अर्थ का क्या आशय है, कॉन्वेंट का, ठीक है। तो कॉन्वेंट का क्या आशय है, तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है। एक ये क्या है जो है तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है कॉन्वेंट, ठीक है, इसका आशय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा कि फ्रांस की क्रांति ने विश्व के किन किन 3 सिद्धांतों को संदेश दिया था, ठीक है। किन किन सिद्धांतों का संदेश दिया फ्रांस की क्रांति ने, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति ने विश्व को निम्नलिखित सिद्धांतों का संदेश दिया, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बहुत्व, यानी कि, ठीक है, इन 3 चीज़ों का, स्वतंत्रता, समानता और बहुत्व को के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण जो है तो संदेश दिया, ठीक है। और इसका संदेश देने वाला था कौन, तो ये था रूसो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, तो कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ठीक है। जो औद्योगिक समाज है वह पूंजीवादी समाज है, क्योंकि उसके पास पूंजी है तभी तो वो उद्योग लगा रहा है, ठीक है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का ही अधिकार होता है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, ठीक है। ऐसा कहा था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, पूंजीवाद पर,
कि पूंजीवाद जो है वह पूंजीपतियों का पूंजीवाद जो है वह उद्योग पूंजीवादियों का है और उद्योगों पर से जो लाभ प्राप्त होता है पूंजीवादियों को वह मजदूरों की मेहनत से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है कि खूनी रविवार की घटना क्या थी। खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो अगर खूनी रविवार की बात करें तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी में रविवार के दिन फादर गोपान, ठीक है, फादर गेपान के नेतृत्व में रूसी क्रांतिकारियों ने एक जो है तो जुलूस निकाला था। जार के सैनिकों ने जुलूस के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दी थी, जिससे अनेक क्रांतिकारी जुलूस में जो है तो घायल हो गए और मारे भी गए। इस कारण यही घटना को जो है तो खूनी रविवार, क्योंकि कुछ मजदूरों ने मांग की थी, मांग के कारण वो चले गए थे कहाँ पे, मांगने अपना जो है तो आंदोलन करते हुए चले गए थे कंपनी कारखाने पर, जिससे वहाँ के कंपनी के जो उद्योगपति लोग थे वो उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और अपने सैनिकों से, अपने सिपाहियों से जो है तो उन मजदूरों के ऊपर गोलियां चलवा दी। ठीक है, वही था खूनी रविवार, उस दिन आई तो रविवार का दिन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नत्सी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। नत्सी, ठीक है, तो नत्सी शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द नत्सियोडाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया। नत्सियोडाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नत्सी कहा जाता था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है। प्रोपेगेंडा का, ठीक है, तो जनमत को प्रभावित करने के लिए किए जाने वाला एक खास तरह का प्रचार था दोस्तों यह प्रोपेगेंडा। ठीक है, जो कि पोस्टर, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से किया जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, उन देशों के नाम बताना है जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से हैं, तो जैसे है रूस है, इन उनमें जो है तो बड़े रूपों में हो जाएगा राजस्थान, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं। तो उपमहाद्वीप में हो जाएंगे, जैसे कि कहने का मतलब है पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सब भारत के उपमहाद्वीप के देश हैं। ठीक है, अगला है कि भावर क्या है। ठीक है, अगर हम भावर की बात करें तो नदियां पर्वतों में नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी में गुटिका का निर्माण करती हैं। इसे ही भाषा के नाम से या भावर के नाम से जाना जाता है। इसे ही किस नाम से जाना जाता है, भावर के नाम से जाना जाता है। मतलब जब नदियां जो है तो पर्वतों से, क्योंकि नदियों का जन्म हमेशा पर्वत में हुआ है, तो पर्वतों से उतरकर जब वह जो है तो मैदान में पहुंचती हैं, सर्वप्रथम वहां पर अपना, जैसे ही मैदान पर पहुंचेगी तो उनकी गति धीमी हो जाएगी, क्योंकि नदियों को जो गति प्रदान होती है वो जो है तो पर्वतों से होती है। लेकिन जैसे ही वो मैदान पर पहुंचती हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि मैदान एकदम समतल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अपने साथ जो बड़े बड़े जो है तो कचरे लिए होती हैं, जैसे कंकड़ पत्थर हो गए, पेड़ पौधे जो भी कुछ उखाड़ कर लाती हैं वो वहीं पे छोड़ देती हैं, उसी को कहते हैं भावर। ठीक है, खादर क्या है दोस्तों, तो खादर जो है तो कुछ समय जब वहाँ पर नदियाँ जैसे मैदान पर पहुँचती हैं, पहुँचने के बाद उसकी गति धीमी होती है, फिर वो धीरे धीरे जो है तो मैदान में इधर उधर आगे जाना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो जब वहाँ पे वो रुक जाती हैं तो वहाँ पे कंकड़ पत्थर भी रोक देती हैं। कुछ समय आगे जाने पर थोड़ा बहुत ही महीन वाली मिट्टी जो कि बहा के लाती हैं नदियाँ, वो वहाँ पे जमा कर देती हैं। ठीक है, जिसे खादर प्रदेश कहते हैं। मतलब हर वर्ष जो है तो नदियों का जल इस प्रदेश तक पहुंच पाता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रदेश में हर वर्ष जो है तो मिट्टी की परतें चढ़ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ की मिट्टियाँ जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती हैं खादर प्रदेश की। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की कोई भी फसलें आप उगा सकते हैं। ठीक है, अच्छी उपज आपको मिलेगी। ठीक है, अगला है कि जल विभाजक का क्या अर्थ है। जल विभाजक, ठीक है, जल विभाजक का क्या अर्थ है, वह उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अफवाह स्रोतों को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है,
मतलब जो है तो जल विभाजक क्या हो गया कि जो मतलब है जल जो पड़ोसी अपवाह स्रोत हैं उनको एक दूसरे से जो अलग कर दे भूमि, वही है क्या, जल विभाजक। ठीक है, यह जल विभाजक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अम्बाला नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी इसके जो है तो प्रमुख उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपवाह तंत्र से क्या आशय है। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है, नदी तंत्र से है। ठीक है, जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती हैं और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, उसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब होता है नदियों का जो समूह होता है। ठीक है, अपवाह यानी बहना। अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है तो यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक है, यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, इसलिए क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यह लोगों के द्वारा चुना गया होता है और लोगों की इच्छा के विरुद्ध जा ही नहीं सकता वह शासन। ठीक है, अगला है कि संविधान क्या है। ठीक है, क्या संविधान क्या है। ठीक है, तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है तो कब लागू हुआ था दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है तो लागू किया गया था। और इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। इस दिन जो है तो भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वही है निर्वाचित क्षेत्र। यानी कि निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र का मतलब पता ही है कि चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र यानी चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र क्या है, जिसमें जो है तो एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता को प्रतिनिधियों जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, मतदाता जो हैं वह एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वही है निर्वाचन क्षेत्र। आचार संहिता क्या होता है, आचार संहिता। ठीक है, तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और निर्देश को आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें ही स्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है, इनका जो है तो हमेशा उपयोग होता है, यही है स्थायी पूंजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रबी व खरीफ की फसलों के नाम बताइए। तो रबी का मतलब हो गया गेहूं, है ना, उसमें हो जाएगा गेहूं, सरसों और जो है तो चना, है ना। ये जो है तो रबी की फसलें हैं जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जबकि अगर खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसल जो है तो यह जून जुलाई में बोई जाती है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, कहवा हो गया, अरहर हो गई, है ना, ये सब खरीफ की फसलें हैं। ये फसलें कब बोई जाती हैं, ये फसलें जो है तो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। उसके बाद अगला है कि उत्पादन के साधनों से क्या आशय है। उत्पादन के साधन से आशय उन सभी उत्पादक संसाधनों से है जो उत्पादन के लिए आवश्यक है और उत्पादन के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है उनके बिना उत्पादन ही संभव है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब खाद्य हो गया, खाद्य संसाधन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, है ना, इनके बिना जो है तो किसी भी कृषि से फसलों को उगा पाना जो है तो असंभव है। ठीक है, यही है खाद्य, यही है उत्पादक संसाधन। ठीक है, अगला है मानव भी एक उत्पादक संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है, अगर मानव नहीं होगा तो उत्पादन कौन करेगा। ठीक है, अगला है जन्म दर से आप क्या समझते हैं।
जन्म दर। जन्म दर मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। गरीबी रेखा से क्या आशय है, मतलब जिनके पास जो है तो कपड़े ना हो, जिनके पास जो है तो मकान ना हो, जिनके पास जो है तो अपने बच्चों को जो पढ़ा लिखा ना सके स्कूलों में, ठीक है, और जिन्हें अभी भी जो है तो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया है, और ठीक है, उसे ही जो है तो गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं, वही है गरीब व्यक्ति, ठीक है, जो मतलब अपनी जो है तो आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, जो अपनी दवाइयाँ न करवा पाए, जो अपने बच्चों को बड़ी स्कूलों में पढ़ा न पाए, है ना, वही है जो है तो गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। भारतीय योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 24 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 21 कैलोरी निर्धारित की गई। कोई भी व्यक्ति जो इसे कम पा रहा है, ठीक है, वही है जो है तो गरीब, ठीक है, ये भी एक तरह से है। अगला है कि गरीबी रेखा के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण के लिखिए, ठीक है, गरीबी रेखा के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण, ठीक है। तो भारत में विद्यमान सामाजिक अवस्थाएं गरीबी का कारण बन रही हैं। इसमें जन्म, मरण, शादी इत्यादि पर अनावश्यक खर्च हो रहा है, ठीक है, और गरीबों को निरंतर गरीब बनाए रखता है। ये भारत में व्यक्त भागवत दृष्टिकोण में गरीबी को भी किस्मत का खेल मान लिया जाता है, और इससे बाहर निकलने के लिए अधिक सक्रिय प्रयासों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। अगला है कि फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी जनता ने बास्तोल की जेल पर आक्रमण कर दिया। इस जेल को राजा के अत्याचार का प्रतीक समझा जाता था। लगभग 1 घंटे तक भीड़ घेरा डाल खड़ी थी। अंत में क्रांतिकारियों ने जेल के फाटक को तोड़कर राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया। इस कारण ही 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि कार्ल मार्क्स कौन था, ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है वो कौन था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स वह प्रथम विद्वान था जिसने समाजवाद को एक वैज्ञानिक रूप दिया। कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर जो है तो पूंजीपतियों का ही अधिकार है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों से प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से जो है तो कार्ल मार्क्स का विचार था, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ठीक है। तो उसके अंतर का कारण क्या है, ठीक है। तो कन्याकुमारी विषुवत रेखा के समीप है, और विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। दिन घटते जाते हैं, रातें बढ़ती जाती हैं। कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में 45 मिनट का अंतर होता है। यहाँ दिन रात की अपेक्षा 45 मिनट छोटा होता है। कश्मीर की ओर बढ़ने पर दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। कश्मीर के उत्तरी भाग पर दिन रात को अपेक्षा 5 घंटे कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांगर या खादर में अंतर होता है। ये बांगर का मतलब होता है बंजर, वह भूमि जिसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, यह ऊंचाई पर स्थित होती है, और इसमें जब जो बाढ़ आती है तभी जो है तो पानी यहाँ पे पहुँच पाता है। जब तक बाढ़ नहीं आती है, जब तक ये बांगर प्रदेश में पानी नहीं आ पाता है, और जब नदियों का पानी नहीं आएगा तो उपजाऊ मिट्टी भी नहीं आएगी। इस तरह से यहाँ की जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है, और इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। जबकि अगर खादर की प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे चाहे बाढ़ आए चाहे ना आए, नॉर्मल सी भी बारिश होगी तब भी नदियाँ यहाँ पर मिट्टी की परतें चढ़ाएंगी। मतलब जो खादर है सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला प्रदेश है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, अगला है लोकतंत्र। लोगों के द्वारा जो है तो चुने गए प्रतिनिधि को जो है तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है दोस्तों लोक यानी जनता, तंत्र यानी समूह, यानी लोगों का समूह ही क्या है, लोकतंत्र है, जो कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करती है, ठीक है। और उसके अलावा केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है, यह राज्य व समाज का रूप भी है लोकतंत्र, अर्थात इसे राज्य अथवा समाज व शासन
तीनों का समावेश होता है। राज्य के रूप में लोकतंत्र जनता को शासन करने और उन पर नियंत्रण करने एवं उन्हें हटाने की शक्ति होती है। किसके पास ये शक्ति होती है? जनता के पास। जनता अगर चाह ले तो ऐसा ऐसा उनके साथ कर सकती है। ठीक है। अगला है अथवा कि संविधान का क्या महत्व है। तो किसी देश का संविधान उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा होता है, क्योंकि संविधान में शासन के सभी अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना होती है। शक्तियों, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों एवं नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है। संविधान देश के आदेशों को भी प्रकट करता है। संविधान जनता की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रकृति एवं आस्था एवं आकांक्षाओं पर भी आधारित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम हुए। ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जिसका विवरण निम्नलिखित है। जैसे कि सामंतवाद का अंत हुआ। ठीक है। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में सामंतवाद का अंत हो गया। सामंती शासन प्रायः सभी नियमों को रद्द कर दिया गया। सामंती के ठीक है सामंतों के सभी निर्णयों को रद्द कर दिया गया। चर्च को, भूमि को मध्य वर्ग में खरीद लिया गया और सामंतों, जागीरदारों तथा उच्च पदाधिकारियों के सभी प्रकार के जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उनको भी समाप्त कर दिया गया और शासन व्यवस्था में सुधार किया गया। राष्ट्रीय सभा ने देश की शासन व्यवस्था में सुधार किया। उसने उच्च पदों की योग्यता के आधार पर चुनाव करने के लिए प्रथा का आरंभ किया। ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे सुधार हुआ। अगला देखते हैं कि रूस में क्रांति से पूर्व किस प्रकार की जो है तो अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक दशा जो थी वो निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे कि सामाजिक दशा की अगर बात करें 1917 की क्रांति से पहले रूस की स्थिति में सामाजिक दशा देखते हैं कि रूस जो है विभिन्न जातियों का निवास स्थल था। रूसी, पोल, फिन, आर्मीनियन आदि विभिन्न जातियां वहां पे निवास करती थीं। इन जातियों में असंतोष की भावना थी। मुख्यतः रूसी समाज दो न वर्गों में जो है तो विभाजित था। कितने? 2 वर्गों में, जिनमें से पर्याप्त विषमताएं थी। राजनीतिक दशा की अगर बात करें रूस की, तो क्रांति से पूर्व रूस की राजनीतिक दशा अत्यंत शोचनीय थी, खराब थी बहुत। ठीक है। धार्मिक दशा की बात करें तो रूस में अधिकतर जनता ईसाई धर्म को मानती थी। ठीक है। तो 1900 जो है तो 1700 के पहले वहाँ की जो है 1917 के पहले इस तरह का वहाँ का जीवन था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। ठीक है। किसको किसको दर्शाना है? कर्क रेखा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर। दोस्तों इसको हम यहाँ पे मैप के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है तो क्या है, ये भारत का मैप है मान लीजिए, है ना, ये भारत का मैप है। ज़्यादा तो स्पेस है नहीं, इस तरह से हम आपको यहाँ पे नॉर्मल सा बता दे रहे हैं। ठीक है। जैसे कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा गुजर गई है भारत के मध्य से। ठीक है। क्योंकि हमें दर्शाना कहाँ पे है, हमें भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है। तो हमने भारत का ये मानचित्र बना लिया। ये भारत है। ठीक है। ये भारत है और इसमें जो है तो ये कर्क रेखा चली गई है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पे होगी? तो जो है तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे हो जाएगी, बंगाल। ठीक है। बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर की खाड़ी हो जाएगी, अरब सागर। ठीक है। अरब सागर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे रहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मध्य हिमालय क्या है? मध्य उच्च भूमि क्या है? भारत के जो है तो द्वीप समूह क्या है? ठीक है, उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो मध्य हिमालय की अगर बात करें तो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक ऊंचे हैं ये जो मध्य हिमालय हैं। ठीक है। औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। ठीक है। सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में मध्य व लघु हिमालय है, इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तनशील शैलों से हुआ है। ठीक है। अगर मध्य भूमि की बात करें तो नर्मदा की
नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत के द्वीप समूह की अगर बात करें तो भारत में 2 द्वीप समूह स्थित हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह कि लक्षद्वीप समूह की बात करें अगर तो यह केरल के मालाबार तट पर जो है तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। और अगर जो है तो लक्षद्वीप समूह के बाद अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर जो है तो फैले हुए हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है लोकतंत्र की विशेषताएं बताना है। लोकतंत्र, ठीक है, यानी लोकतंत्र यानी लोगों का समूह, तो उनकी विशेषताएं बताना है। ठीक है, तो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को अपने विकास के लिए किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होते हैं। बिना किसी भेदभाव के जो है तो क्या प्राप्त होते हैं, अवसर प्राप्त होते हैं। और प्रजातंत्र व्यवस्था नागरिकों की गरिमा तथा समानता, स्वतंत्रता और मातृत्व न्याय के सिद्धांत पर आधारित है जो है। तो इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो जनता प्रभु सत्ता यानी स्वतंत्रता की स्वामी, प्रजातंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत राज्य की संपूर्ण जनता द्वारा होती है। ठीक है, राज्य की जो आय का स्रोत है वो जनता होती है। ठीक है, और शासन का संचालन जन प्रतिनिधियों द्वारा, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन जनता के जो है तो प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो है तो भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो लिखित और निर्मित संविधान है यह। भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। यह ब्रिटेन के संविधान की तरह है, अलिखित नहीं है। ठीक है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में सर्वोच्च शक्ति रखता है। ठीक है, और लोकतंत्र का आशय है कि भारत में राज्य सत्ता का स्रोत नहीं बल्कि जनता का राज्य सत्ता का स्रोत जनता है। ठीक है, जनता जैसा राज्य चाहेगी वैसा राज्य बनाएगी, क्योंकि राज्य का प्रधान जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।